मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महा करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। द ऑल टाइम लीजेंड मोक्ष मार्ग प्रकाशक और उसके कर्ता आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी। हम इस ग्रंथ को पंचम काल का अमृत भी कहे तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। वी कैन कॉल दिस थिंग नेक्टर एम्ब्रोसिया ऑफ दिस एज। वी कैन कॉल दिस ग्रंथ अ पेनेशिया ऑफ ऑल द इल्स। हमारे जीवन के सभी संकटों को निवारण करने में समर्थ ऐसा यह ग्रंथ है। इस ग्रंथ को प्रारंभ करने के पूर्व हम कुछ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, समथिंग अबाउट ग्रंथ एंड ग्रंथकार। कल इंट्रोडक्शन हमने प्रारंभ किया था और उस समय की स्थिति का वर्णन पंडित जी साहब के सहचारी, उनके साथी साधर्मी भाई रायमल जी के ही मुख से जीवन पत्रिका के माध्यम से हमने सब सुना था। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जब भी इस धर्म मार्ग में आते हैं तो ये दिक्कत बहुत सताने लगती है आम जनता को कि हमें प्रॉपर विद्वान चाहिए और अमुक विद्वान चाहिए तो हमारा बहुत अच्छा होगा, और गुरु चाहिए गुरु चाहिए गुरु चाहिए कि रट में इतना समय व्यर्थ गमाते हैं हम लोग और हम ये भूल जाते हैं यह स्वयं बुद्धत्व का मार्ग है। यह ऐसा मार्ग नहीं है जो गुरु के अभाव में हमारा कुछ रुक जाए। आइए थोड़ा पंडित जी साहब के जीवन में से भी कुछ हम लेने का प्रयास करते हैं। हम जब पंडित जी साहब के जीवन को देखते हैं तो हम पाते हैं उनके जीवन में उनको पढ़ाने के लिए कोई गुरु नहीं थे। वैसे एक चीज ज्ञान में आ रही है एज अ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, थोड़ा सा आपको ज्ञान करा दो। समय सार के संवर अधिकार का प्रकरण है। समय सार के संवर अधिकार का प्रकरण है, समापन का प्रकरण है। जयसेन स्वामी ने टीका लिखते समय अंतिम 2 गाथा उसमें एडिशनल अपनी तरफ से बढ़ाई है। अमृतचंद्र स्वामी की टीका यदि आप देखते हैं उनमें यह 2 गाथाएं नहीं मिलेगी। जयसेन स्वामी ने अपनी तरफ से संवर अधिकार के समापन में, समय सार में 2 गाथाएं बढ़ाई है। उसमें शंकाकार को खड़ा किया है और शंकाकार बहुत खेद खिन्न है, डिप्रेस्ड है। डिप्रेशन का कारण यह है ही जस्ट लैमेंटिंग, बहुत खेद हो रहा है कि कैसे तो हम काल में जन्मे जिस काल में तीर्थंकरों का विरह है। ना ही यहाँ पर कोई श्रुत केवली है, ना गणधर प्रतिगणधर है, ना ही कोई श्रुत केवली, ना ही कोई मजबूत आचार्य हमारे सामने है। ऐसा एक जन वहां पर खेद व्यक्त कर रहा है। बहुत सुंदर शानदार गाथा लिखी है। जयसेन स्वामी ऐसा लिखते हैं उस गाथा में कि क्यों खेद करते हो, तीर्थंकर नहीं है, चतुर्थ काल नहीं है, कोई उपदेशदाता नहीं है, इसलिए खेद क्यों करते हो। समो शरण में भी भगवान कोई हाथ पर रखे अवले को जिस प्रकार दिखाया जाता है ऐसे कोई हाथ पर रखकर आत्मा को नहीं दिखाते। वहां पर भी भगवान
उपदेश भर ही देते हैं। और यहां पर भी वो आपको मिला है, वहां पर भगवान उपदेश देते हैं और उसको सुनकर गणधर आदि दिग्गज पुरुषार्थी जीव आत्मानुभव को प्राप्त होते हैं। सो ही यहां पर हमको मार्ग मिला है। जिनके पास जिनागम आया है वह समागम की रट अभी नहीं लगाए। समागम चाहिए कहकर जिनागम का अपमान नहीं करे। आइए हम थोड़ा सा सीखने का प्रयास करते हैं पंडित जी साहब के जीवन से। कोई रामचंद्र जी आदि का कथाएं सुनना ही प्रथमानुयोग नहीं हुआ करता। विद्वानों का जीवन हम समझ रहे हैं। दिस इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ प्रथमानुयोग, बिकॉज दिस थिंग इंस्पायर्स अस डायरेक्टली। 250 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पहले? 250 वर्ष पूर्व एक विद्वान हुए और उनकी बात कही जा रही है। आइए हम देखते हैं इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना हम देख रहे हैं। पेज 17 खोलिए, देखिए वहां पर पंडित जी साहब स्वयं क्या लिख रहे हैं अपनी भाषा में। देखिए, शास्त्र विषय लिखा नाही, गेटिंग, शास्त्र विषय लिखा नाही और बताने वाला मिलिया नाही। कोई गाइडेंस नहीं था, एक एक उंगली पकड़कर आपको दिखाई एक एक वर्ड, ऐसा कोई नहीं था। यह स्वयं बुद्ध थे। स्वयं बुद्ध मीन्स तत्वर सूत्र की भाषा में प्रत्येक बुद्ध, जिसको बाहर के गुरु की आवश्यकता नहीं है। बहुत स्वाधीन है यह मार्ग। और जिनके दिल में धगज हो गई है, मुमुक्षुता, वैराग्य, संसार से छूटने की ललक हो गई है, उनको हर एक लाइन समझ सकती है पढ़ के। इतने सरल होते हैं ग्रंथ और कठिन इतने हैं। यदि आपको वैराग्य नहीं है तो कितनी भी डॉक्टरेट्स, कितनी भी मास्टर इन फिलॉसफी कर लेना, आपके भेजे में, आपके दिमाग में यह रहस्य नहीं जा सकता। देखिए ना, ग्वाले को कितना ज्ञान होगा, और उस ग्वाले ने इतना ही ज्ञान किया। कौंडेश ग्वाले की बात कर रहा हूं, जिसको इतनी महिमा आई। यह कोई अद्भुत ग्रंथ है। उसके बल पर कुंद के रूप में, बोलिए, 84 पाहुड़ के वे ज्ञाता हुए थे। आइए पंडित जी साहब क्या परिचय करा रहे हैं। शास्त्र विषय लिखा नहीं, कभी लिखने का भी कोई अनुभव नहीं है, और बताने वाला कोई हाथ पकड़कर दिखाए ऐसा कोई गुरु भी नहीं है हमारे जीवन में। जब आगे स्वयं अपनी बात में वे लिखेंगे, पेज नंबर 11 में आप खोलकर देख सकते हैं। वहां पर स्वयं वे लिखते हैं अपनी तरफ से, पेज नंबर 11 पर कहते, पूर्व संस्कार से और भली होनहार से हमको यहां पर इतने शास्त्रों का ज्ञान हुआ। 2 पॉइंट्स कह रहे वे, कौन कौन से? पूर्व संस्कार और भली होनहार। इससे क्या बात रिवील होती है, क्या बात फलित होती है? इससे पूर्व संस्कार से कहकर, भली होनहार कहकर एक बात तय हुई, उनके जीवन में कोई गुरु नहीं था और केवल पूर्व संस्कार के दम पर उनको इतने ग्रंथों का ज्ञान हुआ है। अब देखेंगे वहीं पर वे अपनी बात के समापन में और एक चीज लिखते हैं। देखिए क्या कहते हैं वे, देखो समापन क्या करते हैं वे इस पैराग्राफ का। इत्यादि अनेक शास्त्र है, उनमें हमारी बुद्धि अनुसार अभ्यास वर्तता है, उससे हमें भी किंचित सत्यार्थ पदों का ज्ञान हुआ है। इससे भी बात कौन सी रिवील होती है, कौन सी बात तय होती है? हमारे बुद्धि अनुसार अभ्यास वर्तता है, मतलब कोई गाइडलाइन नहीं है हमारे सामने। इवन देन ये सुलभ है, ऑल दिस थिंग्स आर पॉसिबल। अब रोना धोना बंद करो, कोई सिखाए, कोई ट्यूटर आए, कोई कोच आए, ऐसा ये मार्ग नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। कैसा विकास किया उन्होंने, असाधारण विकास। आइए थोड़ा सा देखते हैं। उनकी धगज इतनी ग्रंथों को समझने की कि कुछ ग्रंथ कन्नड़ भाषा में मिल गए उनको, कर्नाटकी भाषा में, जो साउथ में बोला जाता है ना, कर्नाटक में, विच इज दैट लैंग्वेज, कन्नड़ लैंग्वेज बोलते हैं उसको। और स्वभावतः
जितनी भी द्राविड़ी भाषाएं हैं, सदर्न लैंग्वेजेस है जितनी भी, वे सब कंपैरेटिवली बहुत डिफिकल्ट मानी जाती है। बट टोडरमल जी को जब पता चला बहुत सारा साहित्य कन्नड़ भाषा में लिखा गया है और उसमें प्रवेश होना जरूरी है, उसके बिना रहस्य नहीं खुलेगा, उसके पीछे पंडित जी साहब ने पहले तो कन्नड़ भाषा भी सीख ली, इतना ही नहीं, उसमें बखूबी से प्रवचन आदि भी करने लग गए, यहाँ तक कि कन्नड़ लिखने आदि भी लग गए। ये तो बस रस चाहिए किसी को पढ़ने का। देखिए उन्हीं के शब्दों में हम पढ़ते हैं, प्रस्तावना का और एक लाइन पढ़ते हैं, नीचे देखिए आप, बोल्ड टाइप में है, कुछ नोटेबल चीज ही हम पढ़ रहे हैं। आई थिंक इंट्रोडक्शन हमारा 2-3-4 पीरियड में चलेगा, 3-4 पीरियड में जितना भी चले, कुछ इंपॉर्टेंट नोटेबल पॉइंट्स की हम चर्चा कर रहे हैं। दक्षिण देश सु 5-7 और ग्रंथ ताड़पत्रा विषय कर्नाटी लिपि में लिखा यह पधारे है। लोक में जैसे कोई ग्रैंड पर्सनालिटीज कमिंग टू आवर हाउस और हम कहते हैं कि ग्रैंड वेलकम करते हैं, उसी प्रकार यहां पर कौन सी भाषा का प्रयोग करें? पधारे है। कौन पधारे है? दक्षिण से ये 5-7 ग्रंथ पधारे हैं जो कन्नड़ भाषा में है। ताकू मलजी बाचे है। क्या शब्द का प्रयोग कर रहे हैं टोडरमल जी साहब को? मल। डू यू नो व्हाट इज मल? मल्ल इज रेसलर, पहलवान को मल्ल कहते हैं। और वैसे मूल में टोडरमल जी का नाम त्रिदलमल रहा है। क्या है? त्रिदलमल। व्हाट इज दिस त्रिदलमल? 3 दल पर जिनका अधिकार हो चुका है। ये कौन से 3 दल होते हैं? जब सेना होती है तो उसके 4 दल माने जाते हैं, चतुरंगिनी सेना कहते हैं। हाथी, रथ, घोड़े और पैदल। जिस प्रकार योद्धा का प्रभुत्व सभी दलों पर होता है, उसी प्रकार टोडरमल जी की ख्याति यहां पर आकी जा रही है कि उनका सब कमांड था, प्रॉपर अधिकार था, बात वो कही जा रही है। देखिए, ताकू मलजी बाचे है, वाका यथार्थ व्याख्यान करे है। किसका व्याख्यान करते हैं? कन्नड़ शास्त्रों पर। वह कर्नाटी लिपि में लिखी ले है और कर्नाटी लिपि में लिख भी लेते हैं। ये सब सीखा था पंडित जी साहब ने। वन मोर थिंग नाउ, वैसे उस जमाने में पंडित जी साहब को तो कोई पढ़ाने वाला मिला नहीं। उस समय में शैलिया हुआ करती थी। शैलिया, व्हाट इज दिस शैलिया? लेट्स सी। उस जमाने में सबसे पहली प्राचीन एंड ओरिजिन शैली आगरा में प्रारंभ हुई थी और इसके जनक, इसके क्रिएटर ऑफ कोर्स कविवर पंडित बनारसी दास जी रहे आगरा के। उन्होंने सबसे पहले यह शैली चालू की थी आगरा में। वहां पर कुछ सांगानेर के कामा के लोग जाते थे सुनने को, तो वे जब वहां से आए, उसी तर्ज पर और 2 जगह शैलियां चालू हुई। इस न्याय से भारत की 3 शैलियां बहुत प्रसिद्ध रही। आगरा, सांगानेर और जयपुर। यू कैन कॉल जयपुर और सांगानेर लगभग नजदीक है। और कामा, इन 3 सेंटर्स पर यह शैलियां चालू हो गई थी। हुआ क्या, सांगानेर में जो पढ़ के आए थे अमरचंद जी और गोधराज जी गोदिका, ये 2 विद्वान पढ़ के आए थे वहां से। और सांगानेर में उसी समय में नरेंद्र कीर्ति नाम के भट्टारक का वहां पर चौमासा अरेंज हुआ। तो उनकी सभा में ये दोनों विद्वान रोज जाते थे। कौन 2 विद्वानों का नाम लिया? जोधराज जी और अमरचंद जी। ये टोडरमल जी साहब के पूर्वज थे, एंसिस्टर्स थे। ये कोई फोर फादर्स में भी कोई
होगा, क्योंकि ये गोदी का थे। और आप जानते हैं पंडित टोडरमल जी साहब भी गोदी का गोत्र वाले थे। तो वहां पर जब ये नरेंद्र कीर्ति अपना प्रवचन दे रहे थे तो ये प्रश्न पूछते थे बीच में, इतने विद्वान थे ये। तो प्रश्न पूछने में उनको डिस्टरबेंस लगा और थोड़ी सी जेलसी भी हुई कि ये तो बहुत जानते हैं मेरे से। तो यहां तक कि उन्होंने ये कराया, समाज को इशारा करके उनका बहुत अपमान करके सभा में से उनको भगा दिया। तो यही दोनों जन फिर जयपुर में जाकर और 12-13 लोग मिल गए और 2.5 पेड़ी का मंदिर है जयपुर में, वहां पर रोज का स्वाध्याय चालू हुआ। वी कैन होप ऐसा हुआ होगा, पंडित जी साहब का अध्ययन इसी शैली में हुआ। जितना भी थोड़ा बहुत कुछ उनका अध्ययन हुआ है वो इसी शैली में उनका हुआ है, और इतना अध्ययन उन्होंने किया। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम और थोड़ा विचारते हैं पंडित जी साहब की काल की स्थिति को थोड़ा सा हम देखते हैं। उनकी स्थिति को हम यदि देखें तो उस जमाने में ग्रंथ इतने विपुल मात्रा में नहीं थे। क्या जैसे आप लोग एक एक जन एक एक ग्रंथ लेके बैठे हैं आगे, हमने फोन किया, ऑर्डर किया और 100 ग्रंथ आ गए, 1000 ग्रंथ आ गए, ऐसा वो जमाना नहीं था। पहले तो ग्रंथ ऐसा हुआ करता था, मान के चलिए पूरी समाज में मिलके एक ग्रंथ हुआ करता था, और वह भी वहां के मंदिरों में हुआ करता था। इतना इजी एक्सेस नहीं हुआ करता था कि हम घर पर सब ग्रंथ जमा कर रख दिया। मैं तो आपको महिमा अंकित कर रहा हूं पंडित जी साहब का कैसा अध्ययन था, गुरु नहीं, और उस जमाने में शास्त्रों की भी ऐसी कोई सुगमता नहीं थी, इजीनेस नहीं था। हम थोड़ा सा उसको टैली करते हैं। आइए अब पेज नंबर 198 पर सभी चलिए, 198 पेज पर आइए। आगे सभी 198 पेज पर फॉर एग्जाम्पल हम कुछ देखते हैं थोड़ा सा। देखिए अभी जैसे यहां पर छंद लिखा है, पंडित जी साहब छंद लिखते हैं, जई बद्धऊ मुक्कऊ मुणहि सो बंदिय ही निभंतु। मिल रहा है सबको? अभी ठेठ नीचे देखिए आप फुटनोट में, फुटनोट में आज के विद्वानों ने जो होना चाहिए एक्चुअल ग्रंथ में जो पाया जाता है उसको उन्होंने नोट किया है। जय बद्धऊ मुक्कऊ मुणहि तो बंदयहि निबंतु। अब वॉच करेंगे ऊपर और नीचे तो आप पाएंगे थोड़ा थोड़ा चेंज मिलेगा आपको। थोड़ा सा और आगे बढ़ सकते हैं हम। देखिए 222 पेज खोलिए जल्दी, 222 आ गए 222 पेज खोलिए। मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस की तरफ आपका ध्यान अट्रैक्ट करना चाहता हूं। देखिए पंडित जी साहब लिखते हैं, इयम भक्ति ही केवल भक्ति प्रदानस्य अज्ञानिनो भवति। मिला सबको? मिला? बोल्ड टाइप में आप सब देख रहे हैं। अभी नीचे फुटनोट में देखिए आप, एक्चुअली है कैसा टीका में वो फुटनोट में दिया है। नीचे लिखा है अयम ही स्थूल लक्ष्यतया केवल भक्ति प्रदानस्य अज्ञानिनो भवति। कुछ डिफरेंस आपको ख्याल में आ रहा है ऊपर और नीचे? यह ऐसा डिफर क्यों करता है आप समझ रहे हैं? मैं तो आपको यह बताना चाहता हूं मूल टीका से हटकर कैसे है पंडित जी साहब के वचन, क्योंकि उस जमाने में स्थिति यह थी, ये सब ग्रंथों का आलोडन सब दिमाग में करना पड़ता था। ऐसा नहीं था कि सामने कोई ग्रंथ रख लिया और हमने वैसा का वैसा नोट करते गए। तो इतना कहने का तात्पर्य इतना सा कि ग्रंथों की भी अवेलेबिलिटी वैसे उस जमाने में कुछ थी नहीं, ये ऐसे स्मरण के बल पर ये भी करना पड़ता था। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम, आइए। हम पेज नंबर प्रस्तोन में क्या पढ़ रहे थे अभी? पेज 17 पर है हम, 17 पर। आगे थोड़ा सा और देखते हैं हम, और क्या स्थिति थी पंडित जी साहब की, थोड़ा सा उसको भी देखते हैं हम। देखिए पंडित जी साहब तब
आप पलट कर देखेंगे, आपके आंखों में आंसू आए बिना नहीं रहेंगे। पंडित जी साहब एक साधारण नौकरी करते थे सिंघाना में, 150 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम जयपुर। नौकरी मुनीम की करते थे। एक साहूकार थे दिल्ली के, और उनके बहुत सारे फर्म्स थे। एक फर्म उनकी सिंघाना में थी। वेयर इज दिस सिंघाना लोकेटेड? 150 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम जयपुर। वहां पर वे मुनीम की एक नौकरी करते थे। आपको थोड़े के लिए मैं बताऊं पंडित जी साहब का ज्ञान कैसा था, आपको भी ख्याल में आए। एक बार की बात है, ब्रह्मचारी रायमल जी जिनका जिक्र चल रहा है ना, ये अभी टोडरमल जी साहब से कभी मिले नहीं थे लाइफ में। इनको सहज कुछ शंकाएं उत्पन्न हुई, बहुत सारी। जब शंकाएं उत्पन्न हुई तो उन्होंने यहां वहां पूछना चालू किया, और उन्होंने पाया कि नो वन इज एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस। तो समवन सजेस्टेड, एक आध जन ने उनको सुझाव दिया, ये सब आपके जितने भी प्रश्न हैं वो एक ही आदमी आपको उसको सॉल्यूशन बता सकते हैं। विच इज दैट पर्सन, हु इज दैट पर्सन? तो उन्होंने रेफरेंस दिया, पंडित टोडरमल जी है कोई। कह रहे ये कौन है टोडरमल जी? कौन पूछ रहा है? ये ब्रह्मचारी रायमल जी। मैं तब की बात कर रहा हूं, अभी मिले नहीं थे। टोडरमल जी ने बिना गुरु के कितना अध्ययन किया था, थोड़ा सा हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये निकले, वो जमाना था जब आवागमन के कोई साधन नहीं थे। ये रायमल जी निकले और जयपुर पहुंचे, पंडित जी साहब के घर पहुंचे। नॉक, क्या हम मिल सकते हैं उनसे? उन्होंने कहा घर वालों ने कि वे घर पर नहीं रहते, वे यहां पर नहीं है, तो वे अभी नहीं मिल पाएंगे आपको। ओके, उनके समझने में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी कुछ हुई होगी, तो उन्होंने सोचा कि ये प्रश्न जो उत्पन्न हुए हैं इनका समाधान तो होना चाहिए, तो क्या किया जाए? तो टोडरमल जी तो है नहीं, तो वे वहां से जयपुर से सीधा निकले और पहुंचे आगरा। आगरा क्या था उस समय में? उस समय में आगरा में बहुत बड़े विद्वान रहते थे, कविवर पंडित भूधर दास जी। ये समकालीन रहे, ये सब एक ही काल के रहे। भूधर दास जी को मिले रायमल जी, और काफी प्रश्न उत्तर किए उन्होंने उनसे, लेकिन डेफिनेटली वैसा सॉल्यूशन उनका नहीं हुआ होगा। तभी तो उनको फिर ये बात लगी, क्या बात लगी होगी उनको? पंडित जी साहब को मिलना चाहिए। कौन है ये टोडरमल जी? हमें पंडित जी साहब से मिलना है। पंडित जी साहब घर पर है? उन्होंने कहा नहीं, अभी घर पर नहीं है। फिर वे समझ नहीं पाए होंगे जो भी कुछ हुआ होगा, लेकिन क्यूरियोसिटी तो बराबर थी जानने की। तो उन्हीं सब प्रश्नों को लेकर फिर वो, उनको पता था उदयपुर में एक बहुत प्रकांड विद्वान रहते हैं। कौन होंगे ये विद्वान? दौलत राम जी कासलीवाल, जो पुराण के करता है ना, उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती थी। तो उनको मिले और उनके काफी सारे उनको प्रश्न पूछे, बट इवन देन उनको शायद वैसा सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ होगा, ऐसा लग रहा है। तभी तो उनको फिर से विकल्प उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? बैक जयपुर। फिर जयपुर आए, धगज देखो धगज। फिर से आए, पूछा घर पर पंडित जी साहब, तो फिर उन्होंने प्रॉपर उनको सब बताया कि देखिए वे महीनों महीने भी घर में नहीं आते हैं। बेटर यू कैन डू वन थिंग। उन्होंने पूरा उनका पता दे दिया और कहा आप जहां पर नौकरी करते हैं, बेटर यू मीट हिम देयर ओनली। तो 150 किलोमीटर दूर पर सिंघाना में पंडित जी साहब को मिलने गए। कौन? रायमल जी साहब। क्यों मिलने गए? बहुत सारे प्रश्न थे उनके।
पंडित जी साहब तब एक साधारण नौकरी करते थे मुनीम की। बहुत ही इंस्पायरिंग है ये, बहुत ही इंस्पायरिंग है। दरअसल हम लोग ये समझते हैं हमको अच्छा काम करने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए अनुकूलताओं की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है। आप थोड़ा सा खोल के देखेंगे इन विद्वानों का जीवन हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस जैसा भी नहीं था इनका, और गाढ़ा अध्ययन कर लेते थे। ये डेडिकेशन चाहिए, डिवोशन चाहिए। पंडित जी साहब से मिले जाकर ये सिंघाना में, रायमल जी जीवन पत्रिका में उनकी मीटिंग की बात करते हैं, मीटिंग कैसे संपन्न हुई। तो ऐसा लिखते हैं वहां पर, जैसे ही पंडित जी साहब को मिले वे, मिलते ही पंडित जी साहब को उन्होंने, टोडरमल जी साहब को हजारा प्रश्न पूछा। क्या लिखते हैं वे, क्या लिखते हैं? हजारों प्रश्न मैंने पूछे पंडित जी साहब को, और उत्तर ये देते हैं आगे, टू योर सरप्राइज हजारों प्रश्नों का समाधान पंडित जी साहब ने अकेले गोमटसार ग्रंथ के आधार से दिए। हजारों प्रश्नों के समाधान। ही नीड नॉट टर्न एनी पेज फॉर दैट। हजारों प्रश्नों के समाधान एक ग्रंथ से। रायमल जी आगे लिखते हैं जीवन पत्रिका में अबाउट टोडरमल जी, वे लिखते हैं पंडित जी साहब के ज्ञान को देखकर, कंप्लीट करेगा कोई? पंडित जी साहब के ज्ञान को देखकर हमें केवल ज्ञान की महिमा भासित होने लग गई। पंडित जी साहब का कितना अगाध ज्ञान होगा। कब? अभी नौकरी करते थे मुनीम की, और नौकरी करते होंगे तो भैया कितनी देर की नौकरी करते होंगे? वैसे कम से कम 8-10 घंटे तो करते ही होंगे, और 10 घंटे करने के बाद अपनी रसोई भी करते होंगे, सब करते होंगे। इतना टाइम कब मिलता होगा? फिर रायमल जी ने सोचा, दिस पर्सन इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये कोई अद्भुत पर्सनालिटी है, विद्वत्ता के धारी है। तो उनको ऐसा लगा वहीं पर रह जाए थोड़ा। फिर वहां पर रहकर पंडित जी साहब को उन्होंने इंसिस्ट किया कि आपका इतना प्रवेश है ग्रंथ में, एक गोमटसार में, तो आपके निमित्त से बहुत बड़ा काम हो सकता है। आप गोमटसार की टीका लिखे। और उन्होंने उनकी प्रेरणा पाकर, और कितनी समस्याएं आई होगी, अब विचार करो। रायमल जी ने उनको यहां तक आश्वासन दिया होगा, घबराओ मत, आपकी रसोई वगैरह सब मैं करूंगा। आपने ये तो सुना होगा, एक ब्रह्मचारी की सेवा में गृहस्थ सेवा करते हैं, लेकिन शायद ही आप लोगों ने सुना होगा, एक गृहस्थ की सेवा एक ब्रह्मचारी करता है। अनुमान कर सकते हैं पानी भी पंडित जी साहब को हाथ से नहीं पीने दिया होगा। हाथ से नहीं मतलब, सर आई विल सर्व यू ऑल द थिंग्स, आप बस लिखो, खाली टाइम मिला लिखो लिखो लिखो। वे लिखते हैं आगे, जैसे ही टीका प्रारंभ करी लिखना पंडित जी साहब ने, किस पर? गोमटसार कर्मकांड, गोमटसार जीव कांड, क्षपनासार, लब्धिसार, त्रिलोकसार, इन 5 ग्रंथों पर टीका लिखी पंडित जी साहब ने। यह सब किसकी दम है बोलिएगा कोई? यह सब रायमल जी की दम है। समझ रहे हैं मेरी बात को? भवि भागनवच जोगे वशाय, पंडित जी साहब लिखते हैं रायमल जी। आज का तो यह जमाना है, एक ग्रंथ पूरा लिख लिया, फिर हम कहते साहब प्रूफ रीडिंग को हमारे पास भेज देना। एक वो जमाना था, पंडित जी साहब लिखते जीवन पत्रिका में, वे लिखते गए। कैन यू कंप्लीट एनी वन ऑफ यू? वे लिखते गए, हम बाँचते गए। अब समझ रहे? मतलब पंडित जी साहब लिख रहे हैं, एक पेज लिख लिया टीका, वही हाथों हाथ पढ़ लेते थे। इतनी अधीरता, इतना इंपेशंस,
पूरे ग्रंथ उन्होंने ऐसे पूरे कराए, और थोड़ा और 2 पेजेस और 2 पेजेस और 3 पेजेस, ऐसा करके पूरा गोमटसार की टीका उन्होंने पूरी कराई उनसे। अब सब समझ रहे मेरी बात को? ये ग्रंथ इस विधि से हमारे सामने आज खड़े हैं ये सब, और इन सब का एक नाम दिया, फिर इन समस्त टीकाओं का क्या नाम दिया, कोई बताएगा? सम्यक ज्ञान चंद्रिका। क्या कहते हैं इनको? ये टीका सब वहां पर लिखी गई, कहां पर? सिंघाना में। जबकि टोडरमल जी अभी परिचित नहीं थे समाज में, अभी प्रसिद्ध नहीं थे समाज में। वी कैन एक्सपेक्ट होप कि उनकी एज आई थिंक 20-25 के करीबन होना चाहिए, ऐसा लग रहा है। और उसी काल में रहस्यपूर्ण चिट्ठी वगैरह लिखा है इन्होंने सब। फिर इनको लगा, रायमल जी को ऐसा लगा कि ऐसी विभूति ना, ये जैनिज्म का एक डायमंड, ये क्या कर रहा है यहां पर, और समाज सो रही है क्या? तो उनको बहुत खेद हुआ। सालों तक ये सब काम करा के उनसे, पंडित जी साहब से सब लिखा कर, वे ठेठ पहुंचे जयपुर। वे जयपुर पहुंचकर उस समय में प्राइम मिनिस्टर, जो आज के प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है, उस समय में दीवान थे 2 जयपुर के। एक तो अमरचंद दीवान और एक तो वालचंद जी दीवान, ये 2 दीवान थे। हेड सर्वे सर्वा, उनको जाकर ये रायमल जी मिले और बोले, आप होश में हैं? आपके राज्य में क्या हो रहा है? और ऐसी विभूति, ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन, और उनको मुनीम की नौकरी करनी पड़ रही है। लाओ उनको, जाओ हाथ जोड़कर। प्रथमान युग में कोई घटना है ऐसी? प्रथमान युग में कोई घटना है? अभी अभी हुई वीर शासन जयंती। इंद्र, वैभवशाली इंद्र भी इंद्रभूति के सामने जाकर, भावी गौतम, भावी गणधर के पास जाकर हाथ जोड़कर खड़े हैं, बटू का भेष बनाकर। इनके निमित्त से दिव्य ध्वनि खिरेगी। तो ये बोले, जाओ उनके सामने जाकर खड़े रहो। फिर ये दोनों गए और पंडित जी साहब को लेकर फिर ये जयपुर आए, और जयपुर में इनको बसा दिया। और आपको कुछ नहीं करना, केवल आप पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, लिखेंगे लिखाएंगे, अब धर्म के प्रभाव न करिए। और इतना ही नहीं, उन्होंने उनके अधीन नौकर भी सौंप दिए, क्योंकि पंडित जी साहब को जब मारा गया, पंडित जी साहब को जब मारा गया, थोड़ा सा उसको भी देखना है, आज देख लेते हैं उसको। तो पंडित जी साहब को षड्यंत्र के द्वारा मारा जाने के बाद उनके घर पे क्या क्या सामान मिला जब्ती में, उसकी पूरी लिस्ट है। तो जब्ती की लिस्ट में नौकर के कमरे में चांदी वगैरह के बर्तन, इतना इतना अनाज, ऐसे लिस्ट मिलेगी। तो ऐसा लगता है इनके नौकर को भी कितनी साधन सुविधाएं दी थी। पंडित जी साहब को इतनी रिस्पेक्ट में समाज ने रखा था, केवल पढ़ो और पढ़ाओ। पंडित जी साहब की उस समय की थोड़ी सी स्थिति पर हम विचार करते हैं। पंडित जी साहब जिस 250 वर्ष पहले की जो स्थिति थी वो कैसी थी, थोड़ा विचार करते हैं। उस समय में राजनीति में कुटिलता अपनी चरम सीमा पर थी। और कहना चाहिए उस जमाने में माधो सिंह राजा था और उनका मंत्री तिवारी था। तिवारी, वो तिवारी ने सब कुछ अपने अधीन करके राजा को अपने विश्वास में लेकर करीबन 1.5 साल तक बहुत अंधाधुंधी मचा दी। कोई मंदिर तहस नहस किए,
पंडित जी साहब के काल की हम बात कर रहे हैं, कैसे विकराल काल से वे गुजरे, जहां पर जैनियों के कितने विद्वेषी रहा करते थे। और इस तिवारी ने इतने मंदिरों की तहस नहस की। आज भी आप पाएंगे जयपुर में लगभग, मैंने कई दफे जिक्र किया है, 100-150 ऐसे मंदिर है जो ऊपर से दिखते मंदिर है, जैन मंदिर। अंदर जाकर देखो तो आपको मस्जिद वगैरह मिलेंगे। और पंडित जी साहब ने जगह जगह ग्रंथ लिखने में भी 5वें अध्याय में भी ये उदाहरण दिया है, 3रे अध्याय में भी उदाहरण दिया है। यदि भगवान कुछ करते हैं तो फिर जो भगवान की प्रतिमाएं फोड़ी जा रही है उसमें भगवान क्यों चुप बैठा है? ऐसा ही हिंदुओं को प्रश्न पूछा है। ये प्रश्न क्यों आ रहे हैं मंदिर तोड़ने के, प्रतिमाएं तोड़ने के? क्योंकि उस जमाने में ये सब ऐसा चलता था। तो जब बाद में राजा को पता चला, माधो सिंह को, कि इतनी तहस नहस इसने मचाई है ऐसा ऐसा, तो बाद में जैसे होश में आया उन्होंने पूरी क्षतिपूर्ति की, ऐलान किया जितने भी जैन मंदिर टूटे हैं वे फिर से ठीक हो जाएंगे, राजकोष में से पैसा दिया जाएगा। यहां तक कि बाद में जो इंद्रध्वज विधान पंडित टोडरमल जी के काल में रचा गया, उसके लिए भी सरकार ने, उस समय के राजा ने ऐलान किया जितना भी खर्चा इसके लिए आएगा वो पूरा राजकोष में से ही चला जाएगा। उस समय में राजनीति अपनी कैसी चरम सीमा पर थी, आइए थोड़ा सा वो भी देखते हैं। और पंडित जी साहब को उसका क्या कैसे भोगना पड़ा ये सब स्थितियों को, वो भी थोड़ा पता चलेगा। हम आइए देखते हैं, पेज नंबर आप आइए 18 पर, 18 पेज पर आइए। देखिए क्या स्थिति तब रही थी। तब ब्राह्मणों मिला सबको, फुटनोट, फुटनोट देख रहे हैं सभी, देखिए फुटनोट देखिए। तब ब्राह्मणनु मतौ यह कियो, गेटिंग, शिव उठान को टोना दियो। कुछ समझ रहे आप मेरी बात को? यहां पर क्या कहना चाहते हैं? लिसन लिसन। टोडरमल जी को मारने के 2 बार षड्यंत्र हुए। कितनी बार? 2 बार। पहला षड्यंत्र यह रचा गया था टोडरमल जी को मारने के पीछे, 5वें अध्याय में जितने जैनेतरों का खंडन किया है पंडित जी साहब ने, अब देखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आइए 144 पेज खोलिए, जल्दी थोड़ा स्विफ्ट, 144 पेज खोलिए। फॉर एग्जाम्पल 142 पर आइए, कुछ भी लो, कौन से पेज पर है आप? 144 पर आइए। चलिए देखिए, यहां लिखा है, तथा ऋषिश्वर भारत में ऐसा कहा है। मिल रहा है सबको? मिल रहा है? सभी जन छंद पढ़ेंगे इसको। मध्यमांसाशनम रात्रौ भोजन कंद भक्षणम ये कुर्वन्ति वृथास्तेषाम तीर्थयात्राम जपस्तपः। फॉर एग्जाम्पल पढ़ लिया। कहां से कोट किया ये लिख रहे हैं? कहां से कोट किया लिख रहे हैं? ऋषिश्वर भारत में ऐसा कहा है। बट द फैक्ट इज, यदि आज हम ऋषिश्वर भारत ग्रंथ खोलकर देखें, यू वॉन्ट गेट दिस थिंग देयर, आपको ये नहीं मिलेगा। अब कोई भी छंद ऊपर का, अब पीछे पर आइए 142 पर आइए, यह लिखा है मनुस्मृति में ऐसा कहा है। अब देखेंगे ये जो 3 छंद है वहां पर आपको ये छंद नहीं मिलेंगे मूल ग्रंथ में। हाउ इज इट दैट? पंडित टोडरमल जी को मारने का एक षड्यंत्र प्लॉटिंग किया गया, क्योंकि पंडित जी साहब सबको आखरने लग गए। 5वें अध्याय में और 6वें अध्याय में जैनेतरों का खंडन किया है पूरा। हालांकि द्वेषवशात तो नहीं किया था, ये तो मीमांसा परीक्षा चल रही है, सच का सच और झूठ का झूठ, दूध का दूध और पानी का पानी, साच को आज क्यों। लेकिन परीक्षण चलते समय क्या किया लोगों ने? कंप्लेन करी राजा को और आकर ये कहा
कि ये आदमी, ये टोडरमल जी, ये हमारे बारे में सब उल जलुल बातें लिख रहे हैं। राजा ने बुलाया उनको कोर्ट में, हमने सुना है आप दूसरे मत के बारे में कुछ भी लिखते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं साहब, ऐसा नहीं है कुछ भी। आप कोई ग्रंथ लिख रहे हैं, हमने सुना। हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक, वो ग्रंथ लाइए, पेश करिए। तो उन्होंने देखा ये खंडन किया है, तो खंडन किया है। और जैनेतर वहीं पर खड़े थे, उन्होंने कहा ये जो कह रहे साहब हमारे ग्रंथ में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। तो राजा ने कहा लाइए ग्रंथ आपके, और उन ग्रंथों में ये कुछ भी बात नहीं मिली। और आज भी एक लगभग 25 साल पहले, 30 साल पहले टोडरमल स्मारक ट्रस्ट में एक विद्वान आए, कटारिया जी। उन्होंने वहां के विद्वानों से चर्चा की। बोले अपने मिशन की नींव, टोडरमल स्मारक ट्रस्ट है ना, किसके नाम पर है वो ट्रस्ट? टोडरमल जी। कह रहे टोडरमल जी हमारे पिलर है, श्रद्धा स्थान है, मतलब वो बेस है, फाउंडेशन है हमारे जैनिज्म का। लेकिन कहते हैं पंडित टोडरमल जी का मोक्ष मार्ग प्रकाशक संकट में है। बोले क्यों संकट में है? बोले जितने भी आधार दिए हैं, सैकड़ों आधार दिए हैं, मैंने सभी ग्रंथ टटोल के देखे, उस ग्रंथ में जाकर एक भी ग्रंथ में आधार नहीं मिल रहा है इसका। तो एक चिंता की बात हो गई हम सबको। आप समझ रहे ना, चिंता तो हो ही जाएगी। और यही उस जमाने में हुआ था, टोडरमल जी के जमाने में। उनके ग्रंथों में यह चीज नहीं पाई गई। लेकिन जिनकी मैं बात कर रहा हूं, जिस विद्वान की, कटारिया जी की, वे फिर 5 साल के बाद आए और फिर विद्वानों से मीटिंग की उन्होंने। और फिर मीटिंग में एक बात कही जो यू ऑल शुड नो दिस थिंग। उन्होंने ये कहा यूरेका, आई हैव गॉट दिस थिंग्स। वे कहते हैं एक जयपुर में बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, प्राचीन, सबसे बड़ी। वहां पर जितने भी ग्रंथ है सब में ये आधार मिले हैं। बाकी जितने भी ग्रंथ मैंने देखे उसमें ये नहीं मिला। हाउ इज इट दैट? कैन एनीवन गेस? जो जो टोडरमल जी के बाद ग्रंथ हुए उनमें ये नहीं मिल रहा है। और जितने ग्रंथ टोडरमल जी के पहले लिखे गए, समझ में आ रहा है, मनुस्मृति नाम के जितने ग्रंथ पंडित जी साहब के पहले लिखे गए, और बाद का एडिशन, तो बाद के एडिशन में वो गाथा छंद नहीं है, और प्राचीन एडिशंस में वो सब सिक्योर है। ऐसा कैसे हो गया? पंडित जी साहब के विद्वत्ता की धाक को दिखाने के लिए आई थिंक दिस इज इनफ। ऐसी धाक थी उनकी। और टोडरमल जी के जमाने में ऐसा ही प्लॉटिंग किया गया। राजा ने कहा इनके ग्रंथ में तो कुछ भी नहीं पाया जा रहा है, ऐसा तुमने कहां से लिख लिया? आपको कुछ कहना है आपकी सफाई में? पंडित जी साहब ने यह कहा कि हां। तो उन्होंने अपने घर पर जाकर 2-3 जैनेतर ग्रंथ लेके आए जिसमें से लिखा था, और उन सभी ग्रंथों में यह सब छंद उपलब्ध थे। पंडित जी साहब बच गए, फर्स्ट कॉन्स्पिरेसी में से बच गए। बट ये दूसरे षड्यंत्र की बात के लिए हमने छंद खोला है, तब राजनीति अपने चरम सीमा पर थी, सांप्रदायिक विद्वेष अपनी चरम सीमा पर था, एंड प्लॉटिंग हुआ सेकंड। टोडरमल जी के जेब में एक शिव पिंडी रखी गई और इल्जाम लगाया गया इस आदमी ने शिव पिंडी को चुराया है, और उनके पास वह चीज पाई गई। फिर उसके तो कुछ कह नहीं सकते, सफाई में क्या कहेंगे उसके लिए? तो फिर राजा ने उनको मृत्युदंड सुनाया, और मृत्युदंड सुनाया हाथी के पैर के नीचे कुचलकर मरवा दिया, कीचड़ में
गाड़ दिया। ये इस छंद में यहां पर पूरी बात मिलेगी। यहां तक कि टोडरमल जी साहब पूरी जैन समाज के कंठ के हार बने थे। टोडरमल जी को भगवान जैसा मानते थे, तो पब्लिक इसको एक्सेप्ट करने वाली नहीं थी। इसीलिए राजा ने सबसे पहले जितने भी श्रावक थे उनको पहले बंदी बनाया, खबर नहीं लगने दी क्या ऐसा होने वाला है, और फिर ऑल ऑफ अ सडन ये सब कराया। इस छंद में ये बात कही जा रही है। देखिए जल्दी, एक आध मिनट में हम कवर करते हैं। देखिए, तब ब्राह्मण नु मतौ यह क्यों, शिव उठान को टोना दियो। अभी समझ में आ रहा है? टोना दियो मतलब ये इल्जाम लगाया। तामे सबे श्रावगी कैद, दंड कियो नृप करी के फैद। गुरु तेरा पंथन को भ्रमी, टोडरमल नाम साहिमी। ताही भूप मार्यो पल माही, गाड़ियो मध्य गंदगी ताही। बुद्धि विलास ग्रंथ में से है, जो कि बखत राम ने लिखा था। और यहां तक कि फिर कहने लग गए, जो लोग मंत्र तंत्र का विरोध करते हैं उनका यही हालत होगी। ऐसा पूरा वो षड्यंत्र से पंडित जी साहब को मारा गया। और पंडित जी साहब के बारे में हम कल देखेंगे। ओम नमः।